हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भूगोल अर्थात ज्योग्राफी के टॉप 40 क्वेश्चनों को, अर्थात 40 क्वेश्चन आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन यहां बताए जाएंगे और ये कवर करेगा संसाधन एवं उनके उपयोग नामक चैप्टर को। और इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं एक एक करके आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। और पहले हम आपको बता दें, इस चैनल पर 9th, 10th, 11th एंड 12 के सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप आपके लिए बनाए जा चुके हैं। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे आसानी से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इससे संसाधन एवं उपयोग से। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है इस प्रकार। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताना आपको यह है कि कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला संसाधन जो होता है वो जैव और अनवीकरणीय ये दोनों पद में आते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जब अनवीकरणीय और जैव ये दोनों आ जाएं तो आप उसमें अनवीकरणीय को ज्यादा सटीक मानेंगे, क्योंकि कोयला जो होता है वो नवीकरणीय और अनवीकरणीय में नवीकरणीय को डिनोट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा पहले का ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आप ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को देखिए। टॉप 14 क्वेश्चन हम आपके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। देखिए कितनी बार आपके 10th एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो आपको पता ही होगा कि सौर ऊर्जा जो है एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात नए तरीके से इसे बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग्य, मतलब इसकी पूर्ति पुनः की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 3rd नंबर में और आपको बताना है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। अर्थात आपको बताना है कि अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र जो है वो तट रेखा से कितने किलोमीटर की सीमा के अंदर होते हैं तो कहलाते हैं। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 किलोमीटर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर है। आपको बताना यह है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, मतलब डाकू जो है वो किस अर्थव्यवस्था को डिनोट करते हैं। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के विदोहन से। अच्छे से याद रखिएगा, संसाधन के विदोहन से बताया गया है डाकू की अर्थव्यवस्था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। 5 नंबर आपके सामने है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। आपको बताना था समुद्री क्षेत्र में। ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर और 19.2 किलोमीटर। तो पांचवा का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 19.2 किलोमीटर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना था कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो याद रखें, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस या इनसे बने पदार्थ ये हमारे अनवीकरणीय संसाधन कहे जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम से हमारा बनता है, पेट्रोलियम जो है इससे बनता है पेट्रोल, डीजल, किरोसिन। तो ये 3 कम से कम याद रखेंगे, ये भी अनवीकरणीय संसाधन के रूप में जाने जाएंगे। तो छठा का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय संसाधन। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में आपके लिए क्या है, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन आपको कराएंगे पूरे टॉप टाइप के। 7वां है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ये मिट्टी संसाधन से आपके क्वेश्चन आ गए। तो मिट्टी सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी उपजाऊ होती है। तो अच्छे से याद रखें कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है। ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन डी जो होगा ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर में है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। सिलेक्टेड क्वेश्चन देखिए कितनी बार आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं आपको यह बताना है। तो याद रखेंगे कि काली जो मिट्टी है उसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है।
काली मिट्टी जो है उसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और इसके पहले जो हमारे पास जलोढ़ मिट्टी था, इसमें दो तरीके की मिट्टी आती है। जो नई मिट्टी होती है समुद्र या फिर नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है, उसको हम कहते हैं बांगर। और जो मिट्टी पुरानी हो जाती है, जो नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है, वैसे जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। यह भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है। मरुस्थलीय मृदा मतलब मरुभूमि जिसको बोलते हैं हम। तो सिंपल सी बात है, ये तो उम्मीद है कि सारे लोग पकड़ लिए होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा थार मरुस्थल राजस्थान में है और वही मरुभूमि मृदा मरुभूमि मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर को देखिए। 10 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ये भी कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और 2021 के एग्जामिनेशन में भी इस क्वेश्चन को दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सोपानी कृषि जो है वो किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वहां पर सोपानी कृषि की जाती है। सोपानी कृषि मतलब आपको सीढ़ी नुमा कृषि भी आप उसे बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके सामने 11 नंबर है। 11 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 20 और 21 दोनों टाइम ये पूछा गया क्वेश्चन कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई। आपको यह भी बता दें कि अधिक सिंचाई से और लगातार जमीन पर पानी रहने से उपजाऊ क्षमता जो होती है मिट्टी की कम हो जाती है। इसीलिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण माना गया है, अधिक वहां सिंचाई होता है। चलिए 12 को जानिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो ये तो शायद सभी को पता होगा। कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो होती है काली मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। और ये काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है, जिसमें बिच्छू ज्यादा होते हैं। चलिए 13 को जानिए। 13 आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण या संरक्षण हो चुका है। मतलब कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है उतना संरक्षित हो चुकी है, अर्थात उसमें खेती की जाती है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 करोड़ हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखिए। 14 आपके सामने कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक की प्रजाति को मारने वाला रसायन पदार्थ का नाम बताना है। 2018 के एनुअल के सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। तो 14 का सी इसका राइट आंसर होगा एड्रिनल। एड्रिन जो है ये मेढक की प्रजनन पद्धति मार देती है, मतलब मेढक में बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है उसे खत्म कर देता है। 15 काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश में जो बांध बने हुए हैं जैसे दामोदर घाटी परियोजना हो गया, उसके बाद सोन परियोजना हो गया, भाखड़ा नागल परियोजना हुआ, ऐसे जो बांध बनाए गए हैं उसे भारत का मंदिर किसके द्वारा कहा गया है, आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है। तो इसका 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा, अच्छे से सुन लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर जानिए। 16 नंबर आपके सामने है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। अच्छे से याद रखेंगे, कुल जल का कितना भाग जो है प्रतिशत महासागर में है। तो इसमें एक्चुअल आता है 96.5%। अच्छे से याद रखेंगे, यह आता है 96.5%। लेकिन यहां पर सवाल में हमारे पास 96.6 दिया हुआ है, इसलिए 16 में हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। याद रहे 95.5 जो होगा ये रॉन्ग माना जाएगा, 96.6 जो होगा ये राइट होगा। चलिए 17 जानिए। 17 आपके सामने है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, मतलब पृथ्वी पर तिहाई भाग में जल की मात्रा मौजूद है और इसीलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी को बोला जाता है नीला ग्रह। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और चूंकि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर यह नीला दिखाई देता है क्योंकि पानी सामान्यतः नीले कलर जैसा दिखता है। चलिए 18 जानिए।
आइए इसके बाद जानते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 को देखिए। 18 में है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। आपको यह बताना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है उससे जल का दोहन ये काफी ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट 19 को जानेंगे। 19 में हमें बताना है क्या, तो 19 में बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि कितना प्रतिशत मानव में जल की मात्रा होती है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 65%। ऐसे कभी कभी ये ऑप्शन 70 भी सही माना जाता है, लेकिन अच्छे से याद रखेंगे कि प्राणियों में जल का जो प्रतिशत होता है वो 65% होता है। 20 को देखें। 20 देखिए आपके सामने है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16%। पूरे विश्व का भारत में 16% आबादी जो है वो निवास करती है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आगे मेरे पास क्वेश्चन आ गया है और वो क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर आपके सामने है। देखिए आपको बताना इसमें है कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। सबसे प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी मानी जाती है। तो 21 का राइट आंसर होगा वो होगा सोन नदी घाटी। क्योंकि सोन नदी घाटी जो है ये हमारे बिहार में पड़ती है और बाकी नदी परियोजना जैसे भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये पंजाब में है, रिहंदम जो है ये मध्य प्रदेश में है, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये दामोदर नदी पर बनी हुई है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पर है, मतलब पश्चिम बंगाल में पड़ती है ये, छोटा नागपुर में। तो इस तरीके से बिहार की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है वो है सोन नदी घाटी परियोजना। चलिए बढ़ेंगे 22 नंबर को देखेंगे। 22 नंबर आपके सामने है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। 2001 के अनुसार कितने क्षेत्र में भौगोलिक वन है, जंगल है, वन संसाधन से क्वेश्चन हुआ आपका। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 19.27%। अच्छे से याद रखेंगे इसको। ये 2021 के कैलेंडर के अनुसार, ये 2021 के जनगणना के अनुसार रिपोर्ट आया है। वनस्पति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 24 में है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। मतलब बिहार में कितने प्रतिशत वन है ये भी आपको बताना था। तो 24 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 7.1%। क्योंकि बिहार में जो वन है, जंगल है, इसकी मात्रा, इसकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम क्षेत्रफल में पाई जाती है। मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि गंगा के मैदान में सुंदरवन डेल्टा जो है उसका कुछ क्षेत्र बिहार में पड़ता है और वही मुख्य रूप से जंगल है, अन्यथा बिहार में कोई विशेष जंगल नहीं है। चलिए 25 देखिए। 25 हमारे सामने है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल कितना क्षेत्र वन है, कितना प्रतिशत क्षेत्र में वन है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 60.11%। बढ़ेंगे 26 को देखेंगे। 26 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल है आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 का, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा घना और सबसे ज्यादा जंगल वाला क्षेत्र माना गया है। वहां बहुत घने जंगल भी पाए जाते हैं। 18 देखिए। 18 आपके सामने है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है तो कितने वर्गों में। तो 27 का जो राइट आंसर होगा, वन संरक्षण के दृष्टि और प्रवर्धन के तरीके से इसे 3 वर्गों में विभक्त किया गया है वनों को, जिसमें वन 3 प्रकार के गिने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षीर हरित वन, इसके बाद होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और तीसरा जो नाम आता है वो आता है शीतोष्ण पर्वतीय वन। ये 3 वर्गों में बांटा गया है वन संरक्षण के दृष्टिकोण से। चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग 28 नंबर। 28 का देखते हैं राइट आंसर क्या होता है। आपको बताना है 1951 से
1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 26,200 वर्ग किलोमीटर। 29 देखेंगे, 29 आपके सामने है, आपको बताना इसमें है कि FAO की वर्णिका रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। तो 29 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अरब हेक्टेयर। बढ़ते हैं 30 नंबर। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सिलेक्टेड किए हैं ताकि आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल अच्छे से दिया जा सके, इसलिए पूरे वीडियो को अच्छे और ध्यानपूर्वक देखिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये तो सबको बना होगा, मयूर। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, जिसे मोर नाम से भी जानते हैं। 31 देख लीजिए, 31 आपके सामने है कि चरक का संबंध किस देश से था? तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत से। भारत में चरक रोग जो था ये फैला हुआ था। इसके बाद 32 देखिए, टेक्सोल का उपयोग होता है, तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर में टेक्सोल नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है कैंसर में। चलिए इसके बाद देखेंगे 33 नंबर। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप पूरा वीडियो देखकर ही आगे बढ़ेंगे। 33 देखिए, 33 आपके सामने है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को। बढ़ेंगे 34 देखेंगे। 34 में आपको बताना है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? 2018 के सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तो संविधान का जो संबंध है वो है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, अर्थात धारा नंबर 21। चलिए बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 35वें नंबर में है। 35 नंबर है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? आपको यह बताना है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए इसके बाद 36 को देखिए। 36 नंबर हमारे सामने क्या क्वेश्चन है? तो बताना था कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, अन्य जगह नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन, जिसे बिहार का राष्ट्रीय जलीय जंतु भी कहा गया है। यह गंगा में केवल पाया जाता है और कहीं विश्व में यह पाया नहीं जाता है, जिसका नाम है डॉल्फिन, एक मछली का नाम है। चलिए 37 जानिए। निम्न खनिज का उद्योगों की जननी माना जाता है, इसमें से कौन सा ऐसा खनिज है आपको बताना है कि उसकी जननी, उद्योगों का जननी माना जाता है? तो 37 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लोहा जो होता है सबसे ज्यादा प्रयोग होता है और उसे उद्योगों की जननी भी कहा गया है। इसके बाद आप चलिए 38 को जानते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन बच जाएंगे आपके पास। निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? आपको यह बताना है। लौह अयस्क जो लोहा के अयस्कों से मुख्य रूप से प्राप्त होता है, उसमें कौन सा आता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेमेटाइट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगता होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि सभी लोग ऐसे वीडियो का लाभ उठा के अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। इसके बाद देखिए 39 नंबर। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? मतलब सबसे ज्यादा लौह अयस्क कहां मिलता है ये बताना है। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन जानने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें। आपको बताना है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, भारत में खनिजों की जो संख्या होती है वो कितने हैं आपको ये बताना है। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको इसमें से काफी अच्छे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक सभी को वंदे मातरम।